नमस्ते मित्रों। कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही दर्द भरी कहानी है। कहानी का नाम है बूढ़े काका। आपने बूढ़ी काकी तो जरूर सुनी होगी कहानी। इस कहानी का नाम है बूढ़े काका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। शहर आरा से 40 किलोमीटर दूर एक गांव बसा है, जिसकी आबादी कुल 30 की होगी। गांव में 3 प्रमुख स्थान हैं। गांव के पश्चिमी किनारे पर एक बड़ा सा तालाब, गांव के बीच में बरगद का एक पुराना वृक्ष और गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। इस गांव में ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी तो किसी के पास नहीं है। लोग कहते हैं कि वर्षों पहले, जब यह गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तब कहीं से एक संत आकर यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वो सुबह शाम ठाकुर जी की पूजा करते, लोगों से मांग कर ही खाते थे और हमेशा पूजा पाठ ही किया करते। गांव के लोगों ने फिर चंदा इकट्ठा करके वहां पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव में लोग बसते गए, आबादी बढ़ती गई, मंदिर का विस्तार भी होता गया। लोग ठाकुर जी के मंदिर में मन्नत मांगते कि पुत्र हो जाए, मुकदमे में जीत जाए, लड़की की शादी हो जाए, और भी जिसकी जो मन्नत होती है मांग लेते। मन्नत पूरी हो जाती तो वो व्यक्ति खुशी के मारे ठाकुर जी के पास रुपए, जेवर, अनाज आदि का ढेर लगा दिया करते। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा भी लिख देते। ये परंपरा आज भी जारी है। धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबाड़ी की देखरेख और संचालन का काम करती है। प्रत्येक 3 साल के बाद एक महंत और पुजारी की नियुक्ति की जाती है। इसी गांव में रहते हैं हरिहर काका। हरिहर काका 4 भाई हैं। उन सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई की लड़की काफी सयानी हो गई है। 2 की शादियां भी हो गई है। एक भाई का बेटा पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करता है। लेकिन हरिहर काका को अपनी कोई औलाद नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। संतान के लिए हरिहर काका ने 2 शादियां भी की। लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन बिना बच्चे जने ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह भी दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने अब इनकार कर दिया। वे इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहने लगे। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। हर भाई के हिस्से में 15 बीघे पड़ेंगे। खेती बाड़ी पर ही ये लोग निर्भर हैं। शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी को ये सीख देकर रखी है कि वे हरिहर काका की अच्छी तरह से देखभाल करें, सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता दे, उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। कुछ दिनों तक तो हरिहर काका की सेवा घर की स्त्रियों ने खूब अच्छी तरह से की, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं था कि काका की सेवा ठीक से हो रही है कि नहीं। हरिहर काका के आगे बची खुची चीजें ही अब वे डालने लगी। कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष कर लेना पड़ता। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वे मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी उन्हें कोई पानी देने वाला नहीं था। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मर्द खेतों में चले जाते, औरतें हाल पूछने आती नहीं। दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर ही अपनी जरूरतों को पूरा करना पड़ता। ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद करके हरिहर काका की आंखें भर भर आती। भाइयों के परिवार के प्रति उनका मोह भंग इसी समय शुरू हुआ। फिर एक दिन, उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब ही दे दिया। उस दिन यूं हुआ कि शहर में काम करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव में आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 तरह की सब्जियां, रायते, चटनी आदि व्यंजन बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। जीभ कसेली हो चुकी थी। कुछ अच्छा खाने के लिए मन तड़प रहा था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें भी स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलेंगे। लेकिन बात बिल्कुल उल्टी ही हुई। सब लोगों ने खाना खा लिया, लेकिन उन्हें कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई भी खाना खाकर खलिहान में चले गए। तीनों को ही ये लगा कि हरिहर काका ने तो पहले ही खाना खा लिया होगा।
अंत में हरिहर काका को उनके भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर दे दिया। हरिहर काका के तन बदन में जैसे आग सी लग गई। उन्होंने उस थाली को उठाकर बीच आंगन में फेंक दिया। उनकी सारी बहुएं वहां पर आकर इकट्ठी हो गई। हरिहर काका गरजते हुए कहने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? अपने मन से ये बात निकाल दो। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इस घर में आती है, उसमें से 2-4 नौकर रख लूं तो आराम से जीवन बिता लूंगा। किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी मुझे। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब लोग मौज करती हो, लेकिन अब मैं तुम सबको बताऊंगा। जिस वक्त वे बोल रहे थे, उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के पुजारी जी उनके आंगन में आए थे। वे वार्षिक उत्सव के लिए घी और शक्कर लेने के लिए आए थे। ठाकुरबाड़ी में लौटकर उन्होंने सारी बात महंत जी को पूरे विस्तार से और थोड़ी नमक मिर्च लगाकर बता दी। सुनकर महंत जी के कान खड़े हो गए। वो दिन उन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस हुआ। उसी समय वे ठाकुरबाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था कि हरिहर काका के आंगन तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर काका मिल गए। वे घर से निकलकर खलिहान की तरफ जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर जाने नहीं दिया और उन्हें सीधे ठाकुरबाड़ी में ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठाकर खूब प्रेम से उन्हें ऊंच नीच समझाने लगे। हरिहर, यहाँ पर तो कोई किसी का नहीं है। ये दुनिया है, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि तू इस बंधन में फंस कैसे गया। ईश्वर की भक्ति में लग, उसके सिवाय तेरा कोई अपना नहीं है। पत्नी, बेटी, भाई, बेटा, बंधु, ये सब स्वार्थ के साथ ही है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। अब निकलो इस माया मोह के बंधन से। और सुनो, जो तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तो तुम्हारे भाई का परिवार तुम्हें पकड़े हुए है। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि तुम अपना खेत उन्हें ना दोगे। दूसरे दिन से वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। उसी क्षण हरिहर के मन में आया कि अरे, मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन आज ही तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। तभी महंत जी आगे बोले, आज मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने हिस्से के खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो, तो तुम सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे और तुम्हारे मन को असीम शांति भी मिलेगी। भगवान का नाम लो तुम तो तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति भी जगमगा उठेगी। जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक सारे लोग तुम्हें याद करते रहेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा। अपनी बाकी की जिंदगी तुम ठाकुरबाड़ी में ही गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी भी आरती होगी भाई। भाई का परिवार तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं करेगा। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा। तुम्हारा लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में गहरे बैठती जा भी रही थी। वह सोचने लगे कि महंत जी ठीक कहते हैं। कौन किसका है? 15 बीघे के खेत की फसल भाइयों के परिवार को देता हूँ, तब तो उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। अगर कुछ भी ना दे तो पता नहीं क्या हालत होगी। उनके जीते जी तो यह स्थिति है, मरने के बाद कौन उन्हें याद रखेगा। सीधे सीधे ही खेत हड़प कर जाएंगे। ठाकुर जी के नाम ही लिख देने से तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। ये विचार उनके मन में आ ही रहे थे कि तभी दूसरा विचार आया। भाई का परिवार भी तो अपना ही परिवार होता है। उनको ना देकर ठाकुर जी को दे दूं, तो उनके साथ धोखा और विश्वासघात करना ना होगा। अपनी बात को समाप्त करके महंत जी अपनी बात की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देख रहे थे। हरिहर काका ने मुंह से तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर साफ ही दिखाई पड़ता था कि महंत जी अपनी बात उनके गले उतार चुके हैं। अपनी सफलता पर महंत जी बहुत खुश हुए। उन्होंने सही जगह पर वार किया था और सही समय पर वार किया था। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के 2 सेवकों को बुलाकर महंत जी ने आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में अच्छा साफ सुथरा पलंग बिस्तर के साथ तैयार करो और हरिहर काका के आराम का इंतजाम करो। हरिहर काका के भाई जब खलियान से लौटे तो उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो वह अपनी अपनी पत्नियों पर खूब गरजे बरसे। फिर एक जगह सब बैठकर आपस में विचार करने लगे कि घर के किसी और व्यक्ति ने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है, इसकी भी जानकारी उन्हें समझ में नहीं आ रही थी।
लेकिन इसके बावजूद उन सबका मन शंकालु और बेचैन हो रहा था। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल भी जाती है। शाम होते होते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में कूद पड़े और कहने लगे, आज हरिहर को यहीं पर रहने दो। बीमारी से उठे हैं, इनका मन बड़ा अशांत है। ईश्वर के दरबार में रहेंगे तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने की जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबाड़ी के बाकी लोग उन्हें समझाने लगे। वहां पर उपस्थित गांव के लोगों ने भी यही कहा कि एक रात ठाकुरबाड़ी में रह भी जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, आखिर उनके मन को थोड़ी शांति लगेगी। आखिरकार भाइयों को निराश होकर वहां से लौटना पड़ा। रात में हरिहर काका को भूख लगने के लिए तरह तरह के व्यंजन और मिष्ठान परोसे गए। ऐसे मिष्ठान जो उन्होंने कभी जिंदगी में खाए नहीं थे, देखे भी नहीं थे। घी से टपकते हुए मालपुए, रसगुल्ले, लड्डू, छेने की तरकारी, दही और खीर। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा। पास ही बैठे महंत जी धर्म की चर्चा में मन को शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुरबाड़ी में जो सुख, शांति और संतोष हरिहर जी ने पाया, वो उन्होंने जीवन में कभी नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन में चल रही थी। सोच रहे थे, 15 बीघे खेत, इसी गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति है। अगर हाथ से निकल गई तो फिर वे सब कहीं के न रहेंगे। इसलिए अगले दिन सुबह तड़का होते ही तीनों भाई दोबारा ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। हरिहर काका के पांव पकड़कर वे लोग रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगने लगे। खून के रिश्ते की माया फैल गई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह वापस अपने घर लौट आए। लेकिन ये क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्हें मिला वो बड़ा ही सुखद था। वे आश्चर्य में पड़ गए। घर के सभी लोग हरिहर काका की खातिरदारी और सेवा में लग चुके थे। भाइयों की पत्नी, बहुएं सभी उनकी सेवा में हमेशा तैयार रहती थी। हरिहर काका आराम से आंगन में पड़े रहते। जिस किसी चीज की इच्छा होती, आवाज लगाते और वह वस्तु हाजिर हो जाती। हरिहर काका समझ गए थे कि ये सब तो महंत जी के चलते हो रहा है। इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अगले दिन जंगल की आग की तरह यह सारी खबर पूरे गांव में फैल गई। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि हरिहर काका को अपनी जमीन का क्या करना चाहिए। सब आपस में इसी बात की चर्चा कर रही थी, भले ही इससे किसी को लेना देना न था। कुछ लोग कहते हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम ही लिख देनी चाहिए। लेकिन इसके उलट कुछ लोग ये कह रहे थे कि भाई का परिवार भी तो उनका अपना ही परिवार है। आखिर पूरी जिंदगी भाई के परिवारों में बिताई है। अपनी जायदाद उन्हें ना देना अपने परिवार के साथ में अन्याय होगा। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। ऐसा जबरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग चुप नहीं रहना चाहते थे। अपने अपने तरीके से सभी लोग समाधान ढूंढ रहे थे। इधर सभी तरह की आशंकाओं से घिरे हुए हरिहर काका के भाई हरिहर काका से निवेदन करने लगे, विनती करने लगे कि वे अपनी जमीन उन्हें लिख दे। उनके सिवाय आखिर उनका अपना है भी कौन। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में काफी विचार किया। अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जीते जी तो वे अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाएंगे, चाहे वो उनका भाई हो या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। अपने गांव के इलाके में कुछ लोग ऐसे भी उन्हें याद आए जिन्होंने अपने जीते जी अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारी को या किसी अन्य को लिख दी थी। लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया था। कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति थे, फिर भी इस बदलाव को वे समझ सकते थे। इसीलिए उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि जीते जी तो किसी को अपनी जमीन नहीं लिखेंगे। अपने भाइयों को समझा दिया, अरे बेटा, मैं मर भी जाऊंगा तो क्या मैं ये लेकर जाऊंगा जमीन अपने साथ? अपने आप ही मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी, इसलिए लिखवाने की क्या आवश्यकता है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहां कहीं एकांत में वे उन्हें मिलते तो कहते, देरी मत करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। जाकर ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन कर दो, फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में ही आराम से रहना।
मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए देवलोक से विमान आएंगे, विमान। लेकिन हरिहर काका ना हाँ करते और ना ही ना करते। ये देखकर महंत जी का दिल दुखता रहता। हालांकि हरिहर काका महंत जी का दिल दुखाना नहीं चाहते थे, इसीलिए वे चुप रहते। भाइयों के परिवार से जो सुख और सुविधाएं उन्हें मिल रही थी, वे समझ रहे थे कि महंत जी की कृपा से ही उन्हें मिल रही है। लेकिन यह तो तय था कि वे अपनी जीते जी अपनी जमीन ना तो महंत जी को देंगे और ना ही अपने भाइयों के परिवार के लिए लिखेंगे। वे जागरूक हो गए थे, पर समय बीतने के साथ साथ महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था जाल में फंसी हुई चिड़िया कहीं और न उड़ जाए। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया के बंधन में वो फंसा हुआ है। ऐसी स्थिति में हरिहर का अपहरण करके जबरदस्ती उससे लिखवाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। बाद में हरिहर स्वयं ही राजी हो जाएगा। असल में महंत जी लड़ाकू और दबंग किस्म का आदमी था। उन्होंने हरिहर का अपहरण करने की योजना बना ली। अपनी योजना को पूरा करने के लिए वे जी जान से जुट गए। हालांकि इस बात के बारे में उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं पड़ी थी। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के कुछ सेवक हाथों में हथियार लिए हुए हरिहर काका के आंगन में आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अचानक हुए हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, आक्रमणकारी हरिहर काका को अपनी पीठ पर लाद कर वहां से चंपत हो गए। गांव में किसी ने भी ऐसी घटना ना देखी थी और ना ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। सभी लोग हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्हें लगा कि यह काम महंत जी का ही है। वे दल बल के साथ ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे, लेकिन वहां पर तो खामोशी और शांति नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद यह काम महंत जी का नहीं है। उन्होंने बेकार ही महंत पर शक किया। शायद ये काम बाहर के डाकुओं का है। अब वे फिरौती के रूप में मोटी रकम वसूल करेंगे। कि तभी ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की आवाजें आने लगी। आवाजें धीमी थी, लेकिन सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका अंदर ही हैं। अब क्या था, वे सभी ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे कि तभी ठाकुरबाड़ी के अंदर से गोलियां चलने लगी। ये देखकर सभी लोग घबरा गए, भागते हुए पीछे हटे। हरिहर काका के भाई उसी समय थाने जा पहुंचे। इधर ठाकुरबाड़ी के अंदर महंत जी और उनके कुछ विश्वसनीय आदमी मौजूद थे, जो सादे और लिखे हुए कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती लेते जा रहे थे। हरिहर काका तो महंत जी के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गिरे थे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस प्रकार का काम करेंगे। जिस महंत को वे आदर और श्रद्धा से देखते आए थे, उन्हें वे अब दुराचारी, पापी और डाकू नजर आने लगे थे। उन्हें अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में ज्यादा पवित्र, नेक और अच्छा भला लगने लगा था। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे। महंत जी उन्हें समझा रहे थे, हरिहर तुम्हारे भले के लिए ही ये सब हो रहा है। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोग तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए बस यही एक रास्ता था हमारे सामने। एक और ठाकुरबाड़ी के अंदर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का काम चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ धमके। पुलिस ने ठाकुरबाड़ी का घेरा डाल दिया और सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगी। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे, तब भी भीतर से हमले होंगे और ठाकुरबाड़ी के अंदर के लोग रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर से एक धेला तक बाहर नहीं आया। शायद उन्होंने पुलिस को आते हुए देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खुलवाने का और आत्मसमर्पण करने के लिए आवाजें लगा रहे थे। सुबह तड़के एक साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोला। पुलिस इंचार्ज ने साधु से हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत और पुजारी के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने उसे कई बार समझाया, डांटा, धमकियां भी दी, लेकिन वह हर बार बस एक ही बात कह रहा था, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। ऐसे वक्त में पुलिस के पास मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाने का हुनर था।
लेकिन उस साधु को देखकर पुलिस इंचार्ज कुछ भी न कर सके। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन सभी कमरों को देखने के बाद भी हरिहर काका वहां पर नहीं मिले। बस उस अकेले साधु के अलावा ठाकुरबाड़ी में कोई था ही नहीं। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुख के कारण साथ ही आश्चर्य में घिरे हुए थे। ठाकुरबाड़ी के महंत और बाकी लोग हरिहर काका को लेकर आखिर कहाँ भाग गए हैं? अब क्या होगा? तीनों भाई सोच में पड़ गए। काफी पैसा खर्च करने के बाद वे पुलिस को साथ में लेकर आए थे। पुलिस के आने के बाद वे गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा था कि अब वे अपने भाई को आसानी से घर ले जाएंगे और महंत और पुजारी को जेल भिजवा देंगे। लेकिन दोनों में से एक भी काम तो नहीं हुआ था। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी तो ले ली गई। बाद में एक कमरा ऐसा भी था जिसके बाहर बड़ा सा ताला लगा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई वहीं पर इकट्ठा हो गए। उस कमरे की चाबी मांगी गई। साधु ने साफ मना कर दिया कि उसके पास चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया कि इस कमरे में है क्या, तो उसने जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी ये सोच ही रहे थे कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए। क्या अचानक उस कमरे के दरवाजे के भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान सतर्क हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस हालत में मिले, उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या कोई दूसरा साधु वहां पर होता तो वे इसे जिंदा नहीं छोड़ते। हरिहर काका के हाथ और पैरों को बांध कर रखा गया था। उनके मुंह में भी एक कपड़ा ठूस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए, पैरों से दरवाजे को धक्का लगा रहे थे। काका को बंधन मुक्त किया गया। उनके मुंह से कपड़ा निकाला गया। हरिहर काका ने ठाकुरवाड़ी के महंत, पुजारी और बाकी कई लोगों का पर्दाफाश करना शुरू किया। बताने लगे, वे साधु नहीं, डाकू हैं, पूरे डाकू, हत्यारे और कसाई है। मुझे यहाँ कमरे में बंद करके वे गुप्त दरवाजे से भाग गए हैं। उन्होंने कई कागजों पर मुझसे जबरदस्ती अंगूठे लगवाए हैं। हरिहर काका ने देर तक अपना बयान दर्ज करवाया। उसके बाद हरिहर काका वापस अपने भाइयों के परिवार के साथ आकर रहने लगे। इस बार उन्हें दालान में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया, किसी बहुत कीमती चीज की तरह छुपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियारों से लैस लोग हमेशा 24 घंटे उनका पहरा देने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्य से काका घर से बाहर निकलते तो 4-5 आदमी हमेशा उनके साथ रहते। रात में चारों तरफ से घेर कर उनको सुलाया जाता। भाइयों ने अपनी अपनी ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते, आधे लोग जाग कर पहरा देते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ रहे थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने ठाकुरबाड़ी की ओर जाना तक बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव के लोग दो वर्गों में बट गए। हरिहर काका अब महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक जो आदर, सम्मान और सुरक्षा उन्हें दे रहे हैं, उसकी वजह भाइयों का प्रेम या नाता संबंध नहीं है, बल्कि उनकी जायदाद ही है। अन्यथा वे उन्हें पूछने तक नहीं आते। साथ ही साथ वे महंत जी की भी सच्चाई जान चुके थे। ठाकुर जी के नाम पर वे कैसे अपना धंधा चला रहे हैं। उसे धर्मार्थ परमार्थ से कोई मतलब नहीं है। वे तो अपने फायदे के लिए साधु बनकर दान ले रहे हैं। इसीलिए हरिहर काका ने अब मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि वे महंत को अपने आसपास भटकने भी नहीं देंगे। साथ ही साथ अपने जिंदा रहते हुए जायदाद अपने भाइयों के नाम पर नहीं लिखेंगे, वरना कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख बिताए नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। जिस दिन उन्हें ठाकुरबाड़ी से वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझाने लगे थे कि वे अपनी जायदाद भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत उन पर घात लगाए बैठा रहेगा। सिर पर मंडरा रहे इस खतरे से मुक्ति पाने का बस यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन बस यही चर्चा होती। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते। कहते, मेरी मौत के बाद मेरी जायदाद इस परिवार को अपने आप ही मिल जाएगी, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। महंत ने अंगूठे के निशान जबरदस्ती लगवाए हैं, उसके खिलाफ मुकदमा तो हमने कर ही दिया है। भाई समझाते समझाते हार गए। तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। लेकिन काका इस रास्ते पर भी राजी नहीं हुए। साफ साफ कह दिया, अपने जिंदा रहते तो मैं कुछ नहीं लिखूंगा, बस एक। अब भाइयों का भी सबर जवाब दे गया।
एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उसके आदमियों ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तत्पर रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न अंग समझते थे, जो उनकी नींद से ही सोते उठते थे, हथियार लेकर हरिहर काका के सामने खड़े हो गए। कहने लगे, सीधे मन से कागजों पर जहां जहां जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, वरना मारकर यहीं घर के अंदर ही गाड़ देंगे। गांव के लोगों को तक कोई सूचना नहीं मिल पाएगी। हरिहर काका ने सोच लिया था कि ये सब एक ही बार में उन्हें मार दे वही ठीक है, लेकिन अपनी जमीन लिख कर वे रोज रोज नहीं मरना चाहते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहने लगे, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है, मार दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी अपनी जमीन तो मैं नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत से कुछ अलग नहीं हो। भाइयों ने भी धमकी दे दी, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे, लिखना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे हंसकर लिखो या रोकर। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया। छुड़वाने की कोशिश में वे हरिहर काका को मारने लगे। अकेले हरिहर इतने सारे लोगों से लड़ने में सक्षम नहीं थे। और फिर हरिहर काका जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब भाइयों को होश आया कि उन्हें पहले हरिहर काका का मुंह बंद करना चाहिए था। उन्होंने उसी क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने में उन्हें देर हो गई थी। हरिहर काका की आवाज पहले ही गांव में पहुंच चुकी थी। आस पड़ोस के लोग आंगन में जुटने लगे थे। ठाकुरबाड़ी से जुड़े कुछ लोगों ने ये खबर महंत जी तक भी पहुंचा दी। महंत जी ने पूरी फुर्ती दिखाई और पुलिस के साथ वहां पर आ पहुंचे। पुलिस के आने के बाद घर की तलाशी शुरू हुई और फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुरबाड़ी में उन्हें बरामद किया गया था। रस्सियां खोलने के बाद और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बुरी तरह अत्याचार किया। वे जबरन कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले रहे थे। उन्हें खूब मारा पीटा गया है, यहाँ तक कि अगर थोड़ी देर और पुलिस ना आती तो वे उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका को काफी चोटें आई थी। वे बहुत घबराए हुए लग रहे थे। उनका शरीर कांप रहा था। अचानक वे गिर कर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी के छींटे लगाकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए थे। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने 4 पुलिस के जवान मांग लिए। हालांकि इसके लिए उनके भाई और महंत जी की ओर से भी काफी प्रयास किए गए। असल में भाइयों को यह चिंता थी कि हरिहर अकेले यहीं पर रहे तो कहीं जमीन महंत के नाम ना लिख दे। वहीं महंत जी को ये चिंता थी कि अकेले और असुरक्षित हरिहर काका कहीं अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम ना कर दे। हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस बल मांग लिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के 4 जवान हमेशा ही तैनात रहने लगे। गांव के एक नेता थे जो ये चाहते थे कि हरिहर काका अपनी जमीन गांव में एक विद्यालय खोलने के लिए दान में दे दे। फिर उस उच्च विद्यालय का नाम हरिहर उच्च विद्यालय रखा जाएगा। ये कहकर उन्होंने हरिहर काका को प्रलोभन दिया, लेकिन हरिहर काका के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं हुआ। नेताजी भी निराश होकर लौट गए। अब तो पूरे गांव में बस इसी बात पर चर्चा होती रहती कि हरिहर काका अपनी जमीन किसको देंगे। गांव में कई तरह की अफवाह उड़ने लगी। एक खबर ये भी आई कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात को लेकर दुखी हैं कि उन्होंने अंगूठे के निशान लेने के बाद हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। उनके भाई और महंत जी इस बात पर पछता रहे हैं। दूसरी खबर ये आई कि हरिहर काका मरेंगे तो उनके दाह संस्कार के लिए महंत और हरिहर काका के भाइयों के बीच में झगड़ा होगा खूब। तीसरी खबर ये आई कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बोटन सिंह से उन लोगों की बातचीत पक्की हो गई है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल बनता गया, लेकिन हरिहर काका अब अपने निर्णय पर अड़िग हो गए थे। उन्होंने ना तो महंत के नाम जमीन लिखी, ना ही अपने भाइयों को लिखी। अपने भाइयों से अलग उन्होंने अपना एक अलग मकान बनवा लिया और उसमें अब आराम से रहने लगे। उन्होंने एक नौकर रख लिया जो उन्हें खाना बनाकर खिलाता। उनके हिस्से की जमीन की जितनी भी फसल होती वे उसे बेचकर आराम से जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन वे किसी से बात नहीं करते थे।
मानो कि वे गूंगेपन के शिकार हो गए थे। कोई किसी बात को कितना ही पूछे, वे कोई जवाब नहीं देते। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं थी। पुलिस के जवान हर समय हरिहर काका के मकान के बाहर पहरा देते रहते और हरिहर काका अपना शेष जीवन अपने मकान में ही रहकर प्रभु भक्ति में बिताने लगे। संपत्ति, धन, जायदाद हो तो मुसीबत, ना हो तो और मुसीबत। सारे फसाद की जड़ बन जाती है ये चीजें। लेकिन क्या करें, इसके बिना भी आदमी का जीवन मुश्किल है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी बूढ़े काका। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे हमेशा बड़ा इंतज़ार रहता है, क्योंकि वे मेरा उत्साह बढ़ाते हैं।